Online students, check your audio and video. देखना, we'll start. पिछले क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो एंड रिप्लाई. नेटवर्क इशू तो नहीं है अभी, ठीक है. मैं बोला था ज्यादा बारिश होगा तो ऑनलाइन कर लेना. क्लियर है सब? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बारिश हुआ नहीं लेकिन फिर भी अटेंडेंस जैसे ऑनलाइन में दिशा, श्रद्धा, श्रेयस, इशिका तो बाहर गई है. ठीक है, बारिश तो हुआ नहीं लेकिन तुम लोग ऑनलाइन है ना. ठीक है, ऑडियो वीडियो चेक कर लेना. देन आई विल स्टार्ट. टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ये हम स्टार्ट किए थे ऑलरेडी. दो टाइप का एक्टिविटीज होता था, एक था इंडस्ट्री, दूसरा था कॉमर्स. ये वाला डायग्राम देखने से ध्यान आएगा, हम लोग दो टॉपिक में डिवाइड किए थे, एक इंडस्ट्री दूसरा कॉमर्स. अभी तो हम कॉमर्स में तो पहुंचे ही नहीं है, अभी हम इंडस्ट्रीज पे थे. इंडस्ट्रीज जो था वो ब्रॉडली डिवाइड हुआ था तीन कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री. राइट. प्राइमरी के अंदर हम पढ़े थे दो, वन वाज एक्सट्रैक्टिव और दूसरा था जेनेटिक, है ना. कौन बताएगा व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव, व्हाट इज जेनेटिक? मोहन बताओ. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताओ एक. चलो माइनिंग ऑफ मिनरल. जो क्रूड ऑयल वाला बोल रहे थे वो एक बार रिपीट कर सकते हो, बताओ. क्रूड ऑयल निकालना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाना, ये दोनों क्या है? अलग अलग चीज है. हाँ हाँ. क्रूड ऑयल निकालना क्या है बताओ? एक्सट्रैक्टिव है. और दिव्यांश, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाना, डीजल बनाना, केरोसिन बनाना, एब्स्ट्रैक्टिव. अच्छा, क्या है और कोई कुछ? एनालिटिकल. नाम देखो, एनालिटिकल है ना. ठीक है, चलो तो देखना, सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री. राइट. प्राइमरी में दो था, एक था एक्सट्रैक्टिव, दूसरा था जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव का मतलब था नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, जैसे माइनिंग करना या पॉन्ड से फिश निकालना, ये सब था एक्सट्रैक्टिव का. ठीक है. जेनेटिक क्या था? क्या था जिया जेनेटिक? याद है कुछ? नहीं याद है. लोकेश? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. हाँ सही है. और कुछ लव और कुछ याद है? नहीं याद है. और कुछ मिल्क, कैटल से मिल्क प्रोड्यूस करना. ठीक है. पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिकल्चर हो गया, है ना. हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जेनेटिक. तो दो है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक. जेनेटिक का मतलब था रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग स्पेसीज लाइक एनिमल्स, कैटल्स. ठीक है. जैसे एग्जांपल हो गया गोट रखना, काव रखना, उससे मिल्क प्रोड्यूस करना, या पोल्ट्री फार्मिंग करना, पोल्ट्री, या फिर तुम्हारा फिशिकल्चर करना, पॉन्ड बनाना, आर्टिफिशियल पॉन्ड, उसमें फिश पालना. ये सब हो गया तुम्हारा जेनेटिक. राइट. उसके बाद था सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री दो है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन. हम अभी कंस्ट्रक्शन तो पढ़े भी नहीं है, हम सिर्फ पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग. राइट. मैन्युफैक्चरिंग कितने पार्ट में सब डिवाइडेड था? चार पार्ट में. ठीक है. नाम था सबसे पहला एनालिटिकल. क्या था एनालिटिकल विनीत?
पढ़ो थोड़ा, पढ़ाई नहीं हो रहा है विनय। क्या था एनालिटिकल? क्या था अनिश एनालिटिकल? एब्सेंट है। आरव आए थे ना क्लास तो? प्रांजल एनालिटिकल? अच्छा, फिर कुछ और भी है ना साथ में, नहीं तो ये तो सेकेंडरी हो गया ओवरऑल फिनिश गुड्स बनाना, लेकिन एनालिटिकल अपने आप में अलग किया। अभी तो बताया 5 मिनट पहले, आज तो क्लास में अभी तो बताया, जो ये गलत बोला फिर ये एनालिटिकल बताई भी अनुष्का। क्या होगा दिव्यांश? अच्छा, तो मैंने एनालिटिकल को पकड़ के थोड़ा समझा दिए मेरे को, है ना, अपने मन से बताइए, तो नहीं था थोड़ा रॉ मटेरियल को अलग अलग चीजों में यूज करना, अलग अलग चीजों में यूज करना। क्या था अनुष्का? हाँ, एक रॉ मटेरियल से मल्टीपल फिनिश गुड, मल्टीपल जगह यूज करना नहीं है रॉ मटेरियल को, एक रॉ मटेरियल को यूज करके जब हम मल्टीपल फिनिश गुड्स बनाते हैं, इशिका, वेयर द रॉ मटेरियल आर ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। नहीं ऐसे नहीं है इशिका, थोड़ा अलग है यहाँ। यहाँ पे क्या है देखो, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ तो क्या था एनालिटिकल, देखना, रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल था क्रूड ऑयल। ठीक है, इशिका वैसा ऑलमोस्ट सही था। क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल को हम प्रोसेस करके बहुत सारे फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू मिनी फिनिश गुड्स, दैट इज एनालिटिकल, राइट। एग्जांपल था क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके हम पेट्रोलियम बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, गैसोलीन बनाते हैं, किरोसिन बनाते हैं। रॉ मटेरियल एक है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से ये सब बनता है, तो ये इंडस्ट्री हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्लियर है? उसके बाद है सिंथेटिक। सिंथेटिक ऑपोजिट है एनालिटिकल का। सिंथेटिक में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके हम एक सिंगल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया सोप, शैम्पू, पेंट्स, बिस्किट, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना। जैसे बिस्किट है, वो तो मैदा है, चीनी है, और भी फ्लेवर्स है, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, उन सबको मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना बिस्किट। तो ये बिस्किट जो है, ये एग्जांपल है सिंथेटिक इंडस्ट्री का। क्लियर है? एनालिटिकल में वन रॉ मटेरियल मिनी फिनिश प्रोडक्ट, और इसमें उल्टा। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में था कि एक ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ही मटेरियल बहुत सारे प्रोसेस से कन्वर्ट होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर केन से शुगर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ेगा शुगर कैन को, देन अल्टीमेटली द sugar is made. This type of industry is processing industry, right? प्रोसेसिंग और सिंथेटिक इंटरलिंक है ना? नहीं, प्रोसेसिंग तो अलग अलग मिला नहीं, के बन गया। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है सिंथेटिक में, क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस नहीं है। जैसे मुझे बिस्किट बनाना है, ठीक है, या मुझे सोप बनाना है, शैम्पू बनाना है, तो मैं क्या किया, कुछ ये इंग्रेडिएंट्स लाया, ये इंग्रेडिएंट्स लाया, ये इंग्रेडिएंट्स लाया, मिक्स किया, शैम्पू तैयार, ये सिंथेटिक हुआ। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, पहले मैं शुगर कैन को कन्वर्ट कर रहा हूं एक चीज में, फिर उसको कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरे चीज में, फिर उसको कन्वर्ट कर रहा हूं तीसरे चीज में, ऐसे 5-6 चीज में कन्वर्ट कर करके लास्ट में मेरा शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे बार बार मुझे प्रोसेसिंग करना पड़ा, फर्दर प्रोसेसिंग बार बार करना पड़ रहा है, और मुझे सोप, शैम्पू, बिस्किट ये सब बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लाया, मिक्स किया, एक बार में प्रोडक्ट तैयार। लेकिन यहाँ पे शुगर कैन से एक बार में शुगर नहीं बनेगा, शुगर कैन को बहुत सारा प्रोसेस से क्रॉस करने के बाद वो शुगर बनेगा, ये है प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे शुगर कैन से शुगर बनाने
के बीच में गुड़ बनता है, अगर तुमको पता हो तो। गुड़ तो देखे ही होगे आई थिंक, है ना। तो गुड़ भी किससे बन रहा है? शुगर केन से ही बन रहा है, ठीक है। और शुगर भी शुगर केन से ही बन रहा है। तो शुगर केन को हम प्रोसेस किए तो उससे वो भूसा बनता है, अगर तुम गए होगे इंडस्ट्री तो। उसको फिर प्रोसेस किए तो गुड़ बनता है, ठीक है। गुड़ को फिर और 2-3 बार प्रोसेस करते हैं तो फिर शुगर बनता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये हुआ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तुम देखिए होगे अगर तो शुगर को, शुगर केन से इंग्रेडिएंट्स वही है, रॉ मटेरियल वही है शुगर केन, लेकिन गुड़ को हेल्दी बोलते हैं कंपेरेबली एज कंपेयर टू शुगर। गुड़ को हेल्दी बोलते हैं, है ना। उसी रॉ मटेरियल से बना है, रॉ मटेरियल वही है शुगर केन, बट शुगर केन में जब तक उतना मिलावट नहीं हुआ है, उतना ज्यादा केमिकल्स और सब कुछ मिक्स नहीं हुआ, तब तक वो गुड़ तक ही पहुंच पाया। लेकिन गुड़ को शुगर तक ले जाने के लिए बहुत सारा केमिकल्स और उसमें मिक्स करना पड़ता है। उसको वाइट कलर देने के लिए शुगर को बहुत सारे केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, इसीलिए शुगर जो है वो अनहेल्दी में क्लासिफाई हो रहा है, लेकिन जो गुड़ है वो फिर भी कंपेरेबली हेल्दी में क्लासिफाई हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हो गया असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता था? को मिला के एक ठोक फिनिश प्रोडक्ट बनाते, असेंबल करते थे बेसिकली, है ना। जैसे गाड़ी होता है, कार होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, सीपीयूज होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल सामान जो होता है वो सब असेंबली इंडस्ट्री है, ठीक है। गाड़ी, स्कूटीज, कंप्यूटर्स, कैमरा, फोन, इवन हमारा मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है असेंबली इंडस्ट्री का। आज एचपी का लैपटॉप आ रहा है, तो लैपटॉप में यूज होने वाला सारा पार्ट्स क्या एचपी कंपनी बना रहा है? नहीं। हार्ड डिस्क कोई और बना रहा है, मदरबोर्ड कोई और बना रहा है, रैम कोई और बनाता है। ये सब को लाते हैं वो और असेंबल कर देते हैं लैपटॉप में, तो लैपटॉप तैयार। क्लियर है? तो ये हो गया असेंबली इंडस्ट्री। यहां तक हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ये तो एक रिवीजन था, तो हम ये वाला पढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी के अंदर सेकेंड कंस्ट्रक्शन, है ना। और उसके बाद फिर टर्शियरी इंडस्ट्री, और टर्शियरी के अंदर आएगा बेसिकली सर्विसेज, ठीक है। देना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ये सबको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मींस एनीथिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई भी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जैसे रोड बनाता है, डैम्स बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो ये सब हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्लियर है? सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सीमेंट, आयरन, है ना, सैंड, और जो लाइमस्टोन्स, ब्रिक्स, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, राइट। देखना, दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा। दिस इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कहाँ के प्रोडक्ट को यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, क्योंकि सीमेंट कहाँ बनता है? यहाँ बनेगा, ठीक है। इन्हीं इंडस्ट्रीज में बनेगा सीमेंट, लाइमस्टोन्स, ठीक है, आयरन, ये सब इसी इंडस्ट्रीज में बनता है, राइट। सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइमस्टोन्स एटसेट्रा. The unique feature of this industry is that their products cannot be transferred or shifted to the market. Obvious सा बात है ना, जहाँ ये बिल्डिंग को अभी मैं थाना चौक ले जाना चाहूँ तो पॉसिबल थोड़ी हो पाएगा, राइट। तो ये बिल्डिंग जहाँ है ये वही है, फिक्स प्लेस पे, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर जो है इंडस्ट्री, इसके आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं। कार बना कहीं और लेकिन चल तो कहीं और रहा है, कंप्यूटर बना है दिल्ली में, हम यहाँ बरगढ़ में यूज कर रहे हैं, तो पॉसिबल है एक जगह दूसरी जगह लेके जा पाए। नहीं, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, हाँ ये सही बात है, गलत नहीं बोल रहा वो, बोलो।
चीज यूज करते हैं वापस से बोल सकते हैं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। देखो तुम ये तो क्या यूज कर रहे हो, देखो ना, सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइमस्टोन। ये वो इंटीरियर्स का बात नहीं चल रहा है, ये बिल्डिंग का जो दीवार दीवार का बात चल रहा है, इंटीरियर्स का बात नहीं चल रहा। देखो अभी उसका बोलना वैसे सही है, गलत नहीं है। तुमको मैं, बिल्डिंग मूव होता है, यू नो, है ना, पता है ना, बिल्डिंग मूव होता है। कैसे होता है पता है? हाउ इट कैन बी डन। देखो तुमको एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। जैसे सोच लो ये रोड का लेवल है, जैसे ये हमारा रोड है जो सरफेस हमको दिख रहा है, बिल्डिंग इसके ऊपर है यहाँ पे, राइट। अब उसके 8 या 10 फुट नीचे तक जो है हमारा और भी जो बेस होगा, जो हम गड्ढा करके पिलर पिलर उठाते हैं, बेसिकली प्लिंथ बोलते हैं, पिलर उठाते हैं, ठीक है। तो ये अगर रोड लेवल है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग रोड से ऊपर इतना, और नीचे बिल्डिंग जो है उसका स्ट्रक्चर नीचे 8-10 फुट और नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। अब जो बिल्डिंग मूव होता है रियल लाइफ में, बिल्डिंग, यस सर्विसेज आर अवेलेबल, बिल्डिंग कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हम कर सकते हैं, जैसे 5-10 फुट ऊपर आगे पीछे करना, वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? यहाँ पे ये लोग पैरेलली गड्ढा खोदते हैं, इस बिल्डिंग के पैरेलली ये दोनों तरफ दे गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। और गड्ढा इतना खोदते हैं कि बिल्डिंग के बेस के नीचे चला जाए, ठीक है। बेस जैसे यहाँ तक है तो गड्ढा इसके नीचे तक, ये साइड का गड्ढा इसके नीचे ले आते हैं, बेस से भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब वो बड़े बड़े जो ऐसे हाइड्रोलिक क्रेन्स लगाते हैं, जिससे यहाँ पे क्रेन्स लगाते हैं, तो सीधा बिल्डिंग बेस के साथ, बेस के नीचे क्रेन्स लगाते हैं, तो वो बेस के नीचे से उसको लिफ्ट किया जा सकता है। तो लिफ्ट करके उसको मूव किया जा सकता है, यस इट इज पॉसिबल, बट अभी वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है उस पर क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीज डैमेज हो जाता है, जैसे क्रैक्स व्रैक्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, उतना ज्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं है ये, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली, अगर 1 करोड़ का बिल्डिंग है तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए मूव करने में लग सकता है, ठीक है। हाँ बेसिकली न्यू बिल्डिंग बना दो, वही है, ठीक है। देखिए ये छोड़ दो उसको, मूवमेंट तुमको करवाना नहीं है, हमारे लिए फिक्स्ड है, ठीक है। कैन नॉट बी मूव्ड, हमारे एग्जाम के लिए मत लिख देना सर बताए जो टेक्नोलॉजी डायग्राम बना दिया, अरे मूव होता है बोल के, मार्क्स नहीं देगा टीचर पे, ठीक है। हमारे लिए कैन नॉट बी मूव्ड, फिक्स प्लेस में रहता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट, डायग्राम में हम देखें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीटेड, राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे तीसरे पे, विच इज द टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इज रिलेटेड टू द सर्विसेज, सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब सर्विसेज अगर नहीं होगा तो बाकी इंडस्ट्री का काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आता है सर्विसेज, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब आ गया सर्विसेज। इन सब के बिना ना प्राइमरी इंडस्ट्री काम कर सकेगा, ना सेकेंडरी इंडस्ट्री काम कर सकेगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए जो तीसरा टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, दैट इज आवर टर्शियरी इंडस्ट्री। क्लियर है ये? तो टर्शियरी इंडस्ट्री का क्या काम है? टू गिव सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज देता है टर्शियरी इंडस्ट्री। क्लियर है ये? देखना, tertiary industry is concerned with providing services which facilitate a smooth flow of goods and services. This industry helps in the activities. ये किसमें हेल्प करता है? किसके एक्टिविटीज में हेल्प करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. This helps in the activities of primary and secondary industry. Clear है? That is why it is also known as service industry. टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि ये सर्विसेज देता है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. क्लियर है ये? बुक मिल रहा है मार्केट में, बरगढ़ में अकाउंट्स मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है कि गोल्डन?
सब में मिल रहा है क्या? ठीक है, तो ऑनलाइन वाले भी सुन लिए, बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो कल से शुरू करेंगे पनिशमेंट, जो नहीं लाएगा। ठीक है, तो कल से बुक लेके आना, बिकॉज ऑलरेडी मुझे 2-3 क्लास पहले से बुक चाहिए था, अभी तो चलो आ गया है, तो अब तो खरीद लो कम से कम। बीएसटी का इफ यू वांट यू कैन टेक, मैं तो बता दूं तुमको, अकाउंट्स तो मैंडेटरी है, टीएस ग्रेवाल ओनली बुक रिक्वायर्ड, कुछ भी और नहीं चाहिए। ठीक है, देख लो इधर देख लो, बीएसटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए नोट सफिशिएंट है जो दे रहे हैं यहाँ पे। इफ यू नीड अ रेफरेंस बुक, इफ यू नीड टू प्रैक्टिस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तुम्हारी मर्जी है, तुम बुक ले सकते हो। बीएसटी के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर यू टेक पूनम गांधी और संदीप गर्ग, 2 ऑप्शन है, कुछ भी लो, इक्वली ओके है वो। और जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, संदीप गर्ग। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग ही लेना है इफ यू वांट टू टेक। बीएसटी में देयर इज एन ऑप्शन फॉर संदीप गांधी, सॉरी पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग, जो माने लो। ठीक है, और ओल्ड बुक भी चलेगा क्या? ट्राई टू अवॉइड, थोड़ा ओल्ड बुक अवॉइड करना। रीजन क्या है, क्वेश्चंस ऊपर नीचे रहते हैं, तो बुक नया खरीद, इतना खर्चा हो ही गया पढ़ाई में, है ना। तो 700-800 होगा, कितना है, 825 रुपया और लगेगा, है ना। हाँ, डिस्काउंट मांग लेना थोड़ा सा, है ना, इतना 2-4 जन मिलके जाना ना एक साथ, हम 3 बुक लेंगे। नहीं दिया कुछ, एमआरपी होगा ना, एमआरपी से थोड़ी ऊपर नहीं दिया। ठीक है, तो इस बार 6 जाके देखना एक साथ, 3 गए थे लोग, है ना। जो करोगे बुक 800 रुपया इन्वेस्ट करो पढ़ाई में, नया बुक लेके आओ, पुराना बुक लेके नहीं आना। ठीक है, पुराना बुक में बहुत प्रॉब्लम होता है, इधर उधर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एडिशन देखे हो तो 2025 पढ़ूंगा, बोलो खरीदो। अरे वो जो बुक का फोटो भी तो भेजा था ना मैं, कलर वही तो, कवर तो वही होगा ना। ठीक है, वापस कर देना, बर्गर का तो वापस कर देना, क्या है, देखो यहाँ देखो, द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी इंडस्ट्री आर एज फॉलोज। हाँ ठीक है इशिका, ऑनलाइन में डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ ले लो, ऑनलाइन ले लो, देख लो ऑनलाइन में डिस्काउंट है तो ले लो, जहां डिस्काउंट देखो। कॉमर्स, कॉमर्स बच्चे डिस्काउंट छोड़ेंगे तो लालच है ना, तो डिस्काउंट मिल रहा है तो लो, जहां से मिल रहा है वहां से लो डिस्काउंट। हाँ, तुमको मिल रहा है तो लो, लेके आओ बुक, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, हाँ ठीक कर दूं, देखो यहाँ पे, इधर 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 तुम लोग को मौका चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कुछ एक टॉपिक चालू हो तो पढ़ाई बंद हो जाए एक बार, है ना। देखो इधर देखो, द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी इंडस्ट्री आर, क्या क्या सर्विसेज से डिटेल में यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि आगे चल के हम यहाँ डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं, सब उसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं दिए हैं, यहाँ सिर्फ नेम दिए हैं उसका। ठीक है, क्या क्या नाम है, पहला ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट जरूरी है, वरना तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी काम नहीं कर सकेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, बैंकिंग जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है, वेयर हाउसेस, गोडाउन जरूरी है, स्टोर करके रखने के लिए सामान। ठीक है, और लास्ट प्रचार जरूरी है, एडवर्टाइजिंग जरूरी है। क्लियर है, ये पांचों सर्विसेज जरूरी है इन ऑर्डर टू स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस बाय द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। इनमें से कुछ भी अगर मिसिंग होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को दिक्कत आएगा, अपना व्यापार करने में, अपना बिजनेस करने में उनको प्रॉब्लम आएगा। पांचों चीज का जरूरत पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का भी जरूरत पड़ेगा, बैंकिंग भी जरूरत है, इंश्योरेंस भी जरूरत है, वेयर हाउसेस भी जरूरत है, और एडवर्टाइजिंग भी जरूरत पड़ेगा। क्लियर है, ये पांचों का क्या क्या यूज है अभी हम आगे कॉमर्स वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है ये, तो डायग्राम के हिसाब से दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर है, इंडस्ट्री का ओवरऑल आइडिया यहाँ से तुमको डायग्राम से एक ध्यान रहेगा क्या क्या होता है अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कॉमर्स, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स को यहाँ पे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली एड्स टू ट्रेड
और टर्शरी इंडस्ट्री एक ही चीज है, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री भी सर्विस देता है टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, और ये एड्स टू ट्रेड भी देखो सर्विसेज, ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल फोन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, ये सब हो गया एड्स टू ट्रेड। बात समझ में आ रहा है? तो टर्शरी इंडस्ट्री और एड्स टू ट्रेड दोनों में सेम पॉइंट्स आने वाले हैं, क्लियर है? क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री इज अबाउट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड एड्स टू ट्रेड इज ऑल्सो अबाउट सर्विसेज, राइट? एड्स का मतलब होता है हेल्प्स टू ट्रेड, ट्रेड करने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड, क्लियर है? देना विल स्टार्ट कॉमर्स, ठीक है। देना कॉमर्स का मतलब क्या है और कॉमर्स का क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स का, ठीक है। इसमें एक एक सर्विसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 एक एक 6 पॉइंट एक एक सर्विस के बारे में है, क्लियर। और फिर है ट्रेड, ट्रेड के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेड आएगा, और फिर आएगा एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड के अंदर वही सर्विस सारा आएगा। ऊपर इसलिए नहीं बताया डिटेल में क्योंकि यहाँ पे इन डिटेल दिया है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे सब डिटेल में दिया हुआ है, क्लियर है? देना कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो कॉमर्स क्या है? वो हर एक एक्टिविटी जो हेल्प करता है कस्टमर तक सामान पहुंचाने में, which helps in distribution of goods and services to the customer is basically called as commerce, क्लियर है? अब ये फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हम रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। हम सीधा ये फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में पेंडिंग किया हूं, मैं पढ़ा रहा हूं सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है। वंस हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स समझ जाएंगे उसके बाद ये बहुत इजी लगेगा फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पेंडिंग है, पहले क्लासिफिकेशन फिर फंक्शंस, ठीक है। Now we'll see the classifications. क्लासिफिकेशन कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक हो गया ट्रेड और दूसरा हो गया एड्स टू ट्रेड, क्लियर है? हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड, we will start one ट्रेड, ठीक है। देखना ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर, ट्रेड क्या करता है, किसको किससे मिलाता है? मैन्युफैक्चरर को किससे मिलाता है? टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ट्रेड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज इंटरनल ट्रेड, another is external trade, क्लियर है? तो ट्रेड दो टाइप का होता है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, क्लियर है? दोनों का मीनिंग पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे एक एक करके इंटरनल एक्सटर्नल इन डिटेल, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा बहुत। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों इंडिया के हैं, द पर्सन सेलिंग द गुड्स and the person buying the goods both belongs to India. Such a trade is referred as internal trade. बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पास के दुकान में जाके सोच लो एक कोल्ड ड्रिंक्स खरीदा, तो मैं बायर हूं और वो दुकान वाला सेलर है, तो सेलर भी इंडिया का है, बायर भी इंडिया का है। तो ये जो ट्रेड हो रहा है, ये जो सामान खरीदी बेचना हो रहा है, ये कौन सा ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड है, क्लियर है? दूसरा आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति बाहर का है, आउटसाइड इंडिया का है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। सपोज या तो हम इंडिया के हैं, ठीक है, और हम इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं। सपोज हम सामान बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये आउटसाइड इंडिया जब हम सामान बेच रहे हैं तो यहाँ सेलर इंडिया का है
बायर बाहर का, इंडिया से बाहर का है, तो ऐसे ट्रेड को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, हम इंडिया के हैं, ठीक है, और जो उल्टा सेकेंड आदमी है, सेलर है, वो बाहर का है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट समझते हो, बाहर कंट्री से सामान खरीदना और बाहर कंट्री को सामान बेचना, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ये दोनों क्या है, दोनों एक्सटर्नल ट्रेड का एग्जाम्पल है। क्लियर है ये? एक और भी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, एंट्री पोर्ट बोलते हैं उसको, समझेंगे वो, अभी हम नहीं जानते होंगे एंट्री पोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो दो टाइप का ट्रेड हो गया, एक हो गया इंटरनल ट्रेड, दूसरा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब अगर सामान को यूएसए में भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा। इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी, थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ ना क्या दिक्कत है, आप पहुंचेंगे, हम कुछ चिंता कर। विशाखापट्टनम से बरगढ़ आ रहा है, तो उसको भी एक्सटर्नल बोलेंगे तो इंटरनल? वो इंटरनल हुआ ना, अगर विशाखापट्टनम से हम सामान खरीद रहे हैं और विशाखापट्टनम सामान इंडिया आ रहा है, मतलब अपने वो बरगढ़ आ रहा है, तो विशाखापट्टनम इंडिया का है, हम बरगढ़ इंडिया का है, तो ये इंटरनल ट्रेड हुआ। स्टेट नहीं देखते, कंट्री नहीं, हाँ कंट्री देखते हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन में कंट्री देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखना, ये पहला इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड फिर दो टाइप का, होलसेल रिटेल, और फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तीन टाइप का है, तुम दो अभी बोले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक और मैं बोला जो है एंट्री पोर्ट। क्या होता है देख लेंगे अभी, चिंता नहीं है। ठीक है, देखना, पहला आ गया इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड समझ गए, बायर और सेलर दोनों इंडिया के, होम कंट्री के हैं। ठीक है, देखना, इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundaries of a country। कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड, also called as home trade। Under internal trade, goods and services are bought and sold in the home currency only। ऑब्वियस सा बात है, किसमें पेमेंट करोगे, रुपी में। हम सामने वाला, हम भी रुपी में पेमेंट करेंगे, सामने वाला भी रुपी लेगा, है ना। अभी यहाँ सामने कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाऊंगा, डॉलर दूंगा तो लेगा क्या वो, बोला ये क्या दे रहे हो भैया, रुपया दो, है ना, क्योंकि डॉलर यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ करेंसी। तो बायर और सेलर दोनों को क्या यूज करना पड़ेगा, होम करेंसी, मतलब इंडिया है तो रुपी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होलसेल एंड रिटेल। ठीक है, होलसेल रिटेल इसी है बहुत। क्या होता है देखना, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान बनाया, ठीक है, और उसको सामान कहां तक पहुंचाना है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक। ठीक है, अब इसके बीच में मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है टू द होलसेलर। मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है, टू द होलसेलर, है ना। होलसेलर बेचता है टू द रिटेलर्स, और फिर रिटेलर बेचते हैं टू द कंज्यूमर। क्लियर है? जैसे अमूल कंपनी है, अब अमूल कंपनी सामान बनाया, अब अमूल हम तक सामान कैसे पहुंचाएगा, अमूल पहले बरगढ़ में एक होलसेलर अपॉइंट करेगा, अमूल अपना जो भी प्रोडक्ट्स है कहां तक पहुंचाएगा, बरगढ़ में अमूल का होलसेलर के पास पहुंचाएगा। अब ये जो बरगढ़ में अमूल का होलसेलर है, ये सामान पहुंचाएगा छोटे छोटे दुकानों तक, जैसे हमारे घर के आसपास शॉप्स है जहाँ पे अमूल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो होलसेलर क्या करेगा, छोटे हर सारे रिटेलर तक सामान पहुंचाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन रिटेलर लोगों से सामान खरीदेंगे। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से उठाता है और फिर देता है। हर में ऐसे नहीं होता, दोनों टाइप का, एक सेकंड, दोनों टाइप का ट्रेड है। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये छोटे कंपनीज फॉलो करते हैं, सीधा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा कंपनी है तो कंपनी सीधा होलसेलर तक भी सामान नहीं पहुंचा पाता है, तो उसमें कंपनी क्या करता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको CNF भी बोलते हैं, केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर देता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर देता है टू द होलसेलर। क्लियर है? बोलो, कुछ बोल रहे हो, वही डाउट था। ठीक है,
तो छोटी कंपनी जो है, ठीक है, वो सीधा होलसेलर तक सामान पहुंचा देते हैं। अमूल जैसे हो गया, अमूल बड़ा कंपनी, हल्दीराम बड़ा कंपनी है, तो अमूल जो है या हल्दीराम जो है वो एक एक स्टेट में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। जैसे उड़ीसा में वो एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेगा, अमूल उड़ीसा में डिस्ट्रीब्यूटर को सामान पहुंचाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को पहुंचाएगा बरगढ़ में, होलसेलर फिर छोटे छोटे दुकानों में पहुंचाएगा बरगढ़ में रिटेलर, वो रिटेलर देगा कस्टमर को। क्लियर है ये? तो दोनों टाइप का ट्रेड होता है, एक जो मैं पहले बताया सीधा कंपनी पहुंचाता है होलसेलर, छोटी कंपनी है उनसे वैसे करते हैं, और बहुत बड़ा कंपनी है तो ऐसे करता है, ठीक है। बट आज के दिन में अगर मैं बोलूं, कंपनी सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं नहीं सीधा कस्टमर को सामान पहुंचाना ऑनलाइन के थ्रू। रीजन है मार्जिन, ठीक है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं ऑनलाइन में क्यों सस्ता है, ठीक है। देखो एक चीज सोच लो, मैन्युफैक्चरर बनाया 60 रुपए में, ठीक है, 60 रुपए में बनाया, ठीक से समझना इसको, ठीक है। 60 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को बेचा 10 रुपया जोड़ के, ठीक है। तो होलसेलर उसको कितना रुपया में खरीदा, 70 रुपया में खरीदा, 60 में बना, 10 रुपया जोड़ा कंपनी, 70 रुपया में होलसेलर को बिलिंग कर दिया, होलसेलर 70 रुपया में खरीदा। अब होलसेलर जब रिटेलर को दे रहा है और 10 रुपया जोड़ दिया होलसेलर अपना थोड़ा बहुत खर्चा का, थोड़ा बहुत प्रॉफिट का, ठीक है। होलसेलर को कितना रुपया में मिला, 80 रुपए में, ठीक है। रिटेलर में मार्जिन सबसे ज्यादा होता है, तो रिटेलर 20 रुपया और जोड़ा, ठीक है। और कस्टमर जो है, कस्टमर सामान खरीदा 100 रुपए में, और सोच लो कंपनी का एमआरपी भी 100 है, कंपनी ने 60 रुपए का बनाया था, एमआरपी 100 कर दिया था, क्योंकि जानता है यहां तक पहुंचते पहुंचते कस्टमर को 100 रुपया में मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब कस्टमर, हम तो कस्टमर, हमको क्या मतलब कौन होलसेलर कौन रिटेलर कौन मैन्युफैक्चरर, वी डोंट केयर, हम जानते हैं 100 रुपया में सामान मिलता है, एमआरपी 100 है, हम 5 दुकान में जाते हैं 100 में मिलता है हमको, राइट। रिटेलर कभी कभार 5-10 रुपया काट भी देता है, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत पैसा कभी कभार काट भी दिया, तो भी वो कितना 85 या 90 रुपया में हमको देगा, क्योंकि 80 में तो खुद खरीदा है, तो 85-90 में देगा, 95 में भी देगा, किसी को 100 में भी देगा, अपने मुंह देख देख के जो जैसा कस्टमर है उसके हिसाब से, राइट। अब यही चीज कंपनी क्या कर रहा है, ये जो सोच लो ये अमूल कंपनी है, अमूल तो 60 में बनाता है और 10 रुपया कमाता है 70। अमूल अपना वेबसाइट लॉन्च किया और अमूल अपने वेबसाइट में ये प्रोडक्ट को बेच रहा है 78 में सपोज। अब एज अ कस्टमर हम जब पास के दुकान में जाएंगे रिटेलर के पास, रिटेलर कम से कम तो 80 रुपए लेगा, 80 में तो खुद खरीदा है बेचारा, वो 85 तो लेगा कम से कम, है ना। तो ये कस्टमर यहाँ दुकान में जाएगा तो 85 रुपया में या 90 रुपया में सामान खरीद के लाएगा, राइट। लेकिन यही सामान जब ये ऑनलाइन देखता है तो ये देखता है कि 78 रुपया में मिल रहा है, तो कस्टमर किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ये कम एमआरपी का लिया हूं बोल के लग रहा है 60 रुपए के लिए थोड़ी ऑनलाइन जाएंगे, इसी को 1 लाख समझ लो ना, कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, पास में 80,000 में कंप्यूटर मिल रहा है, ऑनलाइन में 78 है, ओके। अब तो जा सकते हैं ऑनलाइन 2000 के लिए, राइट। तो कस्टमर ऑनलाइन की तरफ मूव करता है सस्ता है बोल के, और कंपनी को भी इसमें फायदा है। कंपनी पहले कितना रुपया कमा रहा था देखो, 10 रुपया, कंपनी अभी 18 रुपया कमा रहा है, अभी तो 18 कमा रहा है कंपनी। कंपनी तो 70 में देता था होलसेलर को, 60 में बनाता था, 10 जोड़ के 70 में देता था होलसेलर को, कंपनी को 10 रुपया मिलता था। कंपनी अभी 18 रुपया जोड़ा है, 78 में अवेलेबल करा दिया है, फिर भी कस्टमर को लग रहा है सस्ता है क्योंकि 78 में मिल रहा है उसको, तो राइट। तो ऑनलाइन क्या कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहा है, होलसेलर रिटेलर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। इससे क्या होगा, बिल्कुल बार बार लोग ऑनलाइन खरीदेंगे, हम भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, कोई बुराई नहीं है, सबको ही करते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, लेकिन होलसेलर रिटेलर्स मार्केट में कम होते चले जाएंगे, इससे
लोकल एरियाज के जो बिजनेसेस है वो कम होता चला जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग बड़े बनते चले जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा कौन कमा रहे हैं? पहले में जो बैठे हैं वो लोग कमा रहे हैं, और ये जो लोग पैसा कमाते थे इनका पैसा कमाना कम होता जाएगा धीरे धीरे। सामान ही जब कस्टमर इससे खरीदने लगेगा तो इनका बिक्री कम होगा ना, बिक्री कम तो प्रॉफिट कम। तो धीरे धीरे मार्केट में बिजनेसेस का हालत खराब होता चला जाएगा ऑनलाइन के वजह से, और जो बड़े बड़ी कंपनीज है वो ज्यादा बड़े बनते चले जाएंगे, राइट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बोलो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है कंपनी के बाद जो यहाँ पे है, कंपनी से खरीदते हैं। और पहली बात तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है वो खरीदते भी नहीं है, तुमको अगर पता होगा तो। वहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे, हाँ, इसमें से किसी में भी नहीं आएगा कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं बता रहे। ये लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, आगे बेच रहे हैं, लेकिन अमेजोन सामान खरीदता ही नहीं है। अमेजोन में तुम भी लिस्ट किए, तुम भी अपना प्रोडक्ट दिखाने लगेगा, ऑर्डर आएगा, अमेजोन तुमको भेज देगा ऑर्डर डिटेल, तुम उसको शिप कर दोगे, है ना। तो अमेजोन सामान खरीदता बेचता नहीं है। इसमें तो बीच में यहाँ पे एज अ कमीशन काम कर रहा है अमेजोन। तुमसे 100 में बात कर लिया है, अपने वेबसाइट में 120 में लिस्ट कर दिया, 20 रुपया बीच में कमा रहा है। हाँ, कम हुई तो 20 रुपया कमीशन हुआ ना 100 में। जो अब देखो, बहुत सारा चीज ऐसा है जो अमेजोन खुद से भी परचेज करके आगे बेचता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज ऐसा भी है जो अमेजोन खुद नहीं खरीदता या बेचता, अमेजोन लोगों को लिस्ट कर दिया है, वो लोग वहां पे बेचते हैं। तुमको देखे होगे तो वो दिखाता भी है नीचे, सेलर का नाम भी दिखाता है कौन बेच रहा है वो। हाँ, लेकिन दिखाता है कौन बेच रहा है, यू कैन चेक इट कौन बेच रहा है, राइट। क्लियर है इतना? तो ऑनलाइन स्टूडेंट इतना क्लियर है। इंटरनल ट्रेड, होलसेल रिटेल समझ गए होगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल राइट। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनल ट्रेड कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव टू एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव एंड ट्राई टू जॉइन ऑफलाइन, है ना। बारिश तो नहीं हो रहा है,